वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब? लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक ऐसा मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यकीन मानिए, चाहे आपके स्कूल में सेट नंबर ई आ रहा हो या फिर सेट नंबर ए या फिर ए से लेकर के डी तक, सभी क्वेश्चंस आपके इसी मॉडल प्रश्न पत्र से देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि मिडिल एजुकेशन सबसे पहले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देता है, फिर उसके बाद देता है मॉडल क्वेश्चन पेपर, जहां से बहुत सारे बच्चों को बैक टू बैक हेल्प मिल रहा है। इतना ही नहीं, आप सबके लिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सभी मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तुम्हारे साथ लाइव आकर के और एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अब सिंपल सा आपको करना क्या है, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को बढ़िया आसान भाषा में समझिएगा, रटने में जोर नहीं देंगे, बढ़िया खेल खेल के पूरा का पूरा पेपर 10 मिनट के वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। वैसे मैं बता देता हूं, इस मॉडल प्रश्न पत्र का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, पार्ट नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट में सभी मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अच्छे समझाया एंड पार्ट नंबर सेकंड में 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को कवर किया था। अब इस वीडियो में हम 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को नहीं देखा है तो वीडियो के एंड स्क्रीन में लिंक दिया है एंड आप जाकर के मिडिल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से भी उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसके अथवा में कोलाइडी विलियन के 2 गुण बताइए। तो सिंपल सा ये रहा आपके सामने। सबसे पहले याद रखना कि कोलाइडी विलयन जो होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है एंड कोलाइडी विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। बस इतना आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर कहता है कि संयोजकता किसे कहते हैं? मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की संयोजकता हमें बतानी है। तो सिंपल सा आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। संयोजकता मतलब सिंपल होता है संयोग करना, मिलना। ठीक है, तो ये रहा, देखो, किसी तत्व के परमाणुओं की मिलकर अणु बनने की प्रवृत्ति, अपने बाह्यतम कक्षा को पूर्ण करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। मतलब आपको सिंपल से इतना लिखना है कि किसी तत्व के परमाणु से मिलकर के अणु बनते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकुलर कण मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, इसी को संयोजकता कहते हैं एंड इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट इसी के अथवा में क्या कहता है कि रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को स्पष्ट कीजिए। देखो भाई साहब, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए रदरफोर्ड मस्ट इंपॉर्टेंट है और कक्षा और 11वीं और 12वीं के लिए बोर की परमाणु मॉडल आ जाती है। रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया था बोर ने 1811 में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर रदरफोर्ड पूछा है तो हम आपको रदरफोर्ड वाला उत्तर दिखा देते हैं कि उसकी क्या था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये रहा प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर एंड ये रहा आपके सामने रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल। बस इतना आपको लिख करके चले आना है। ठीक है, 1 सेकंड बेटा, यहां पर नहीं है, ये थॉमसन का है। ठीक है, थॉमसन के बाद ये रहा आपके सामने रदरफोर्ड की नाभिकीय मॉडल। ठीक, ये देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोने के पात्र में इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की थी, व्यवहार की थी, और सोने की पतली पन्नी में जो बमबारी की थी तो क्या हुआ था, जब अल्फा कण डाले तो कुछ अल्फा कण उसे फाड़ करके सीधे निकल गए, कुछ उससे टकरा करके स्वर्ण पात्र से टकरा करके और दाएं बाएं चले गए थे। यही था आपके रदरफोर्ड साहब का परमाणु मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ऊतक किसे कहते हैं? एग्जाम्पल दीजिए। व्हाट इज दिस टिश्यूज? ऊतक क्या होता है? तो ये रहा भाई साहब आपके सामने, ऊतक किसे कहते हैं। इसको मैंने पहले टिक करा दिया था, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट कहता है इसके अथवा में जंतु कोशिका और पादप कोशिका में 2 अंतर बताना है। ये प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो ये रहा, देखो, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जो पादप कोशिका होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्ती का रंग आपको हरा देखने को मिलता है। लेकिन जंतु में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अगर जंतु में क्लोरोप्लास्ट होता तो आप और हम सब हरे हरे रंग के दिखते। क्लोरोप्लास्ट ना होने कारण आपके शरीर का रंग, हमारे शरीर का रंग हरा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो भाई साहब, पादप है, पेड़ पौधे हैं, तो इसमें जो रस धनिया होती है बड़ी होती हैं एंड जंतु कोशिका में रस धनिया छोटी होती है। और अधिकतर कोशिका अंग झिल्ली युक्त होते हैं, मतलब इसमें झिल्ली नहीं होता है, झिल्ली युक्त होते हैं, मतलब पादप कोशिका में झिल्ली होता है और आपके जंतु कोशिका में झिल्ली नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना। बस 3 अंतर आप याद कर लो, 2 लिख करके आना है आपको अपने परीक्षा में। नेक्स्ट कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाइए।
अब वैसे तो ये प्रश्न कभी नहीं पूछा माइक्रोकॉनिक नामांकित चित्र, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इस प्रश्न को डाला हूं। कंफ्यूजन कैसा, अभी दिखाता हूं, समझ जाओगे। देखो, जैसे सेम टू सेम पादप कोशिका का चित्र है, सेम टू सेम वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का चित्र होता है, और सेम टू सेम ऐसे ही माइट्रोकॉन्ड्रिया का चित्र होता है। तो आपके एग्जाम में माइट्रोकॉन्ड्रिया आए, क्लोरोप्लास्ट आए, पादप कोशिका आए, चित्र सेम बनाना, इस चीज को ध्यान रखना। मैं दिखा देता हूं, ये रहा आपके सामने माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेगा माइट्रोकॉन्ड्रिया, ध्यान सुन लो, एग्जाम में पूछेगा आपके सामने कि पादप कोशिका का चित्र बनाओ। किसका? पादप कोशिका का। ध्यान देना, मैं सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए माइट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पे रखा था, बाकी सच में मैं पूछना चाहता था पादप कोशिका, एंड आपका एग्जाम भी पादप कोशिका ही पूछेगा, ना तो क्लोरोप्लास्ट देगा ना तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है, अथवा में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के मध्य आपको 3 अंतर बताना है। कौन कौन सा डिफरेंस होता है समसूत्री और अर्धसूत्री में, एंड ये रहा आपके सामने। मैंने पहले टिक करा दिया था, आपके एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए तो आप इसका फोटो खींच लो। नेक्स्ट कहता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 3 अंतर। तो मैंने अंतर आपको दिखा ही दिया पहले ही। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। ये रहा आपके सामने जंतु और पादप कोशिका, एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट कहता है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा आपके सामने, नीचे ऊपर पादप का है, नीचे जंतु का है। दोनों का बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से देख लेना, लिख करके आना है। यहाँ पे क्या लिखा है? जंतु कोशिका। यहाँ पे क्या लिखा है? जीवाणु कोशिका। अगर जीवाणु कोशिका पूछे, सेम यही चित्र बनाना है। जंतु कोशिका पूछे, सेम यही चित्र बनाना है। अगर पादप कोशिका आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट आ रहा है या माइट्रोकॉन्ड्रिया आ रहा है, यही चित्र बनाना, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम आए या फिर आए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वही लिखना है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना तो नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 19, खाद एवं उर्वरक में अंतर बताइए। अब देखो, स्पष्ट है आसान भाषा में, जो खाद होता है, खाद बनता है आपके गोबर से, लेकिन जो उर्वरक होता है वो फैक्ट्री में बनता है, चाहे आपका यूरिया हो, डीएपी हो, ये सारे उर्वरक होते हैं। उर्वरक जो होता है वो जो आपके खेत में ह्यूमस रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको मारता है, लेकिन खाद उनको उत्पादन का काम करता है। और आपको पता है, आपकी खेत की उर्वरक शक्ति जितनी बढ़ेगी, मतलब ह्यूमस जितने अच्छे रहेंगे, आपका फसल की पैदावार उतनी ही अच्छी होगी। किसान भाई अच्छे समझते हैं, इसीलिए बहुत सारे किसान अपने खेतों में खाद का ही यूज करते हैं, उर्वरक का नहीं। लेकिन आजकल का जमाना ऐसा आ चुका है कि बिना उर्वरक कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो उर्वरक डाल डाल के पौधे में, और पौधे में इतनी अच्छी ग्रोथ लेते हैं, चाहे भले इंसान मरे लेकिन उनका फसल ना मरना चाहिए, है ना। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने खाद और उर्वरक में अंतर, और उर्वरक का ज्यादातर उपयोग करने का ही आपका जमीन बंजर हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अंतर क्या लिखेंगे, अब ये समझो, ये तो फालतू कहानी मैंने इधर उधर समझा दिया। अंतर में क्या लिखोगे? 3 अंतर पूछा ना। पहले अंतर ध्यान सुन लो, खाद जो होता है वो गोबर, गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, बैल के गोबर से बनाया जाता है, लेकिन उर्वरक जो होता है वो फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, जो खाद होता है, खाद से ह्यूमस में वृद्धि होती है और उर्वरक से ह्यूमस में कमी आती है, मतलब ह्यूमस की मृत्यु होती है। नेक्स्ट, जो खाद होता है वो वह फसल को जलाता नहीं है, लेकिन उर्वरक जो है वो फसल को जला देता है। खाद डालने से आपके फसल की पैदावार कम देखने को मिलती है, उर्वरक से पैदावार अधिक देखने को मिलती है। बस इतना आपको लिखना है, और अगर आपके घर में खेती होती है तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। नेक्स्ट कहते हैं, मिश्रित फसल किसे कहते हैं, इसके महत्व को बताइए। देखो भाई साहब, अगर आपके खेत में फसल जो है पैदावार कम दे तो हमेशा मिश्रित फसल करना चाहिए, इससे फायदा बड़ा है। मिश्रित फसल मतलब वो फसलें होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक फसल को एक साथ लगाया जाता है। जैसे आपने गेहूं के साथ चना बो दिया, ठीक है, गेहूं के साथ सरसों बो दिया, मूंगफली के साथ सूर्यमुखी बो दिया, और आप देखोगे मक्का वगैरह जब घर में लगता है, मक्का भुट्टा जिसे कहते हैं, भुट्टा कॉर्न, स्वीट कॉर्न कहते हैं, तो मक्का के साथ लोग खीरा लगा देते हैं, इसे कहते हैं मिश्रित फसल। इससे फायदा क्या मिलता है जरा समझना। जब हम मिश्रित फसल लगाते हैं तो कोई फसल ऐसे होते हैं जिसको अधिक ऊर्जा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, कोई ऐसे होते हैं जो कम में भी काम चला लेते हैं। तो जब तुम मिश्रित फसल लगाओगे तो तुम्हारी खेत की कंडीशन जैसी भी होगी, अगर अधिक वाली होगी तो अधिक वाला फसल ग्रोथ करेगा, और कम जो एनर्जी लेती है तो कम वाला फसल ग्रोथ करेगा। इस प्रकार से दोनों फसल
बढ़िया आराम से फलेगा फूलेगा। भाई जिसको जितना एनर्जी ले लेगा बाकी रहेगा तो अधिक वाला फसल ले लेगा। ठीक, इस प्रकार से मिश्रित फसल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये रहा इसका आंसर, बस यहां से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है, बाकी मैंने आसान भाषा में आपको समझा ही दिया। नेक्स्ट कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम एग्जाम्पल देकर के समझाना है। मैंने पहले ही बोला था ऊर्जा संरक्षण का नियम ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। एंड ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना तो नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, यही आपको लिखना है। एंड ये रहा भाई साहब, देख लो ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। चलिए साइड करते हैं। अब ये रहा आपके सामने एक और नया होमवर्क। इस बार थोड़ी कठिन होमवर्क दिया हूं। निम्नलिखित सूत्रों को प्रदर्शित यौगिक का नाम लिखो। Al2SO4, CaCl2, K2SO4 एंड KNO3। मैं चाहूं तो अभी नाम बता दूं। इसका है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका है कैल्शियम क्लोराइड, लेकिन नहीं, दो नहीं बताऊंगा। दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। इस बार आपको व्हाट्सएप में शेयर नहीं करना है। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7470705703, इसमें आपको नहीं भेजना है। इस बार भेजना है आपको कमेंट सेक्शन में। प्लीज इसका होमवर्क कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा एंड लिखिएगा कि सर ये रहा आपका होमवर्क। दोनों का नाम लिखना है। और अगर कोई स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे तगड़ा और सबसे सटीक आंसर देता है उसको मैं दूंगा लव लाइक। स्वयं मिडिल एजुकेशन अपने हाथों से उसको लाइक करने वाला है, तो प्लीज एक गोल्डन चांस है, जल्दी जाकर के अटेंड जरूर करना। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर। ये रहा आपके सामने। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। बस इतना आपको लिख करके चले जाना है। आगे देखते हैं स्केच फॉर्म कहता है एक गणितीय सूत्र। क्या कहता है, एक बस 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घट करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात करना है। एंड ये रहा आपके सामने प्रश्न। मतलब वही सिंपल सा, कोई बस जा रहा है तुम्हारे घर से शहर की ओर, पहले उसका स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा था। लेकिन जैसे ही बस में कुछ खराबी हुई, फिर कुछ दिक्कत हुआ, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल दिया। ठीक, तो ये रहा पूरा पूरा गणितीय सूत्र। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है 22वां नंबर, जो कि अंतिम प्रश्न है, पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। पराध्वनि किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो ये रहा भाई साहब आपके सामने पराध्वनि के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब होता है उपयोग, कहां कहां यूज होता है। तो सबसे पहले पराध्वनि का उपयोग उन भागों को साफ करने में किया जाता है जहां तक पहुंचना कठिन होता है ना। जैसे कि आपका कोई ऐसा चीज है जहां बहुत ज्यादा कचरा फंस गया, ठीक है, समुद्र के अंदर, अब पहुंचना कठिन है, तो आप पराध्वनि के माध्यम से उसको साफ करेंगे। मतलब ऐसा तेज गति से वहां आवाज डालेंगे कि वो आवाज सुन करके साफ हो जाएगा। आपको पता है जब इंसान के पथरी वगैरह रोग हो जाता है, पथरी रोग, तो पराध्वनि के माध्यम से पथरी का पता लगाते हैं कहां पर कितना वो है, पथरी है। देखो उसमें क्या होता है, जब आवाज भेजते हैं तो टकरा करके कितनी स्पीड से लौटेगा सब पता होता है पहले से रिकॉर्ड, और जैसे ही टकरा करके नहीं लौटा समझिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कचरा फंसा है, और उसी के माध्यम से फिर इसका इलाज करते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पर लिखा गया तो आप देख सकते हैं, आसान भाषा में बढ़िया लिख करके चले आइएगा। नेक्स्ट कहते हैं संपीड़न और विडलन क्या होता है। देखो भाई, संपीड़न मतलब होता है पास पास, विडलन मतलब होता है दूर दूर। बाकी यहाँ पर लिखा गया है, अच्छे से इसको देखिए, फोटो क्लिक कीजिए। इतना ही नहीं, अगर इस प्रश्न पत्र के पीडीएफ को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ये आपका सेट नंबर ए है। जल्दी आपके सामने नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट किया जाएगा, जिसे आप सेट नंबर बी के नाम से जानेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। सो के लिए बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।